Good morning students, welcome once again in Clever International Online Classes. In the previous video lecture we have done the Niels Bohr model for the structure of an atom. In the previous video lecture we have taken the points of the Niels Bohr model in which we have considered that electrons always revolve around the nucleus and nucleus always exists at the center of an atom. If you are taking positive charge, if you are taking negative charge in the atom, then you will consider that amount of the positive charge and amount of the negative charge that will be equal. So we can say the atom is electrically neutral. लेकिन after some time हुआ क्या, जब मास निकाला गया किसी भी एटम का तो उसके अंदर ये कंसिडर किया गया था कि जो एटम होता है वो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करता है, दैट इज़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि डिस्कवरी जो की गई थी वो अब तक दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गई थी. एक की गई थी जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की, और एक की थी ई गोल्डस्टन ने जो की गई थी प्रोटॉन्स के लिए. लेकिन जब एटॉमिक मासेस की बात की गई किसी भी एटम की तो ये कंसिडर किया गया कि क्योंकि अपन पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या कंसिडरेशन था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के मास को अपन कंसीडर भी नहीं करते हैं. क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है वो एब्सोल्यूट मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg. और अगर रिगार्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम, जिसको रिलेटिव मास भी अपन बोलते हैं, अगर उससे लिया जाए तो वो होता है 1/1840 रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन मास. तो इतना कम मास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपन क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं. नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एटम का जो मास होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वल टू दी प्रोटॉन मास. क्योंकि एटम के अंदर दो ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं अपन, एक तो है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है देन मास ऑफ द एटम टोटली डिपेंड ऑन द प्रोटॉन मास. तो होना कितना चाहिए था मास, प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए था. और प्रोटॉन को जो मास होता है प्रोटॉन का वो अपन कितना मानते हैं, हाइड्रोजन के रिलेटिव मास जो मानते हैं वो हाइड्रोजन के इक्वल मानते हैं 1 म्यू. और एब्सोल्यूट मास अगर अपन कंसिडर करते हैं तो वो कंसिडर करते हैं 1.67 × 10⁻27 kg. तो उतना ही होना चाहिए था. हालांकि कुछ केसेस में ऐसा ही मिला, जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का जो मास होता है वो उसमें 1 प्रोटॉन होता है तो उसका मास भी 1 प्रोटॉन के इक्वली होता है, 1 म्यू ही होता है. बिकॉज हाइड्रोजन डजेंट हैव प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स. उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसके एक आइसोटॉप में, दैट इज़ प्रोटियम. बिकॉज आप जब फर्दर स्टडी करेंगे तो अपन आइसोटॉप्स को जब अपन लेंगे तो उसमें कंसिडरेशन आएगा कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जो कि एटॉमिक नंबर में सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफर होता है, उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है. तो हाइड्रोजन के कंसिडरेशन में अपन 3 आइसोटॉप्स लेंगे. फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूट्रियम एंड थर्ड है ट्राइट्रियम. तो इन तीनों के अंदर से जो फर्स्ट वन है प्रोटियम, जिसका अबंडेंस ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको जब अपन कंसिडर करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है बेसिकली. तो उसका मास जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा प्रोटॉन पे, कितने प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है तो उसका मास भी उसी प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, और यही रीज़न है कि उसका मास भी 1 ही कंसिडर किया जाता है, 1 म्यू कंसिडर कर लिया जाता है. रीज़न है प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. लेकिन जब अपन सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं, हीलियम पे जाते हैं, दैट इज़ सेकेंड एलिमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नोबल गैस, फर्स्ट नोबल गैस. तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 म्यू. कैसे, देखिए हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है.
किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोटियम की बात कर रहे हैं, प्रोटियम आइसोटॉप की, ठीक है। लेकिन देखो एटॉमिक मास जब अपन निकालते हैं तो एटॉमिक मास बेसिकली होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीन्स P प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन, या यूं कह दें कि न्यूक्लियस में जितना भी वेट होगा, जितना भी मास होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस में जितना मास है वो उस एटम का एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की केस की बात की जाए तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसका जब एटॉमिक मास निकाला गया हीलियम का एटॉमिक मास, तो वो आया 2 + 2 यानी 4 म्यू आया, जो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी जो अब तक थ्योरी अपन ने देखी स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि अब तक की स्टडी के अकॉर्डिंग तो आपके पास एटम के अंदर 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर नेग्लिजिबल है तो मास ऑफ द एटम टोटली डिपेंड करेगा किस पे? प्रोटॉन नंबर पे, कि प्रोटॉन का मास कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए इसके पास 2 प्रोटॉन्स है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था? 2 ही होना चाहिए था बेसिकली, बट होता कितना है? 4 होता है। तो ये जो मास की थियरी आई कि हीलियम हैव जस्ट डबल मास ऑफ द प्रोटॉन, तब थोड़ा दिमाग में आया साइंटिस्ट के कि जाहिर सी बात है कि एटम जो है वो पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स। तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चार्ज को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो चार्ज का तो कोई इश्यू ही नहीं बनता कि प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, सो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज कैंसल आउट बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर मास किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल और होना चाहिए एटम के अंदर जिसका चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन वो अपना जो रोल है वो किस में प्ले कर रहा है? एटॉमिक मास में प्ले कर रहा है। मीन्स बेसिकली दैट सब एटॉमिक पार्टिकल जो थर्ड वन है वो एटॉमिक पार्टिकल चार्ज में कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल इन चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, बट इट कंसीडर्ड इन द एटॉमिक मास। उसको कंसीडर किस में किया जाएगा? एटॉमिक मास में कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज इट विल अफेक्ट द एटॉमिक मास। तो जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल था उसकी डिस्कवरी इसके बाद हुई कि हीलियम के अंदर एटॉमिक मास जस्ट डबल कैसे आया। मीन्स एक ऐसा और सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास जस्ट इक्वल होना चाहिए किसके? प्रोटॉन के होना चाहिए, लेकिन उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंसिडर्ड एटम एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, उसको पहले से ही अपन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता चुके हैं, और क्यों बता चुके हैं उसका अपने पास रीज़न भी है कि प्रोटॉन्स का अमाउंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका तो अपन पहले ही रीज़न दे चुके हैं और वो क्लियर भी है। तो न्यूट्रॉन को क्या माना गया? न्यूट्रल माना गया। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई आपके थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल की, दैट इज न्यूट्रॉन। दैट इज न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को? जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा।
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जेम्स चैडविक ने। कब की? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आफ्टर द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उतना ही था जितना कि प्रोटॉन का था, जितने प्रोटॉन उसमें पाए जा रहे थे, लेकिन हीलियम का जो एटॉमिक मास निकला वो जस्ट डबल आ गया। क्यों आ गया? उसकी जब थ्योरी को देखा गया तब ये समझ में आया कि एक और पार्टिकल ऐसा होना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए, फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए, जो कि अपना चार्ज में कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि वो खुद क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन वो एटॉमिक मास में अपना कंसिडरेशन ले रहा है, वो अपना अफेक्ट शो कर रहा है एटॉमिक मास में, एंड इट इज़ सिमिलर टू दी प्रोटॉन इन द मास। मास के अंदर वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, किसके? प्रोटॉन के सिमिलर होना चाहिए। उसका रीज़न क्यों बता रहे हैं अपन, क्या बता रहे हैं अपन कि वो प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि हीलियम का जो मास था वो जस्ट डबल आया था प्रोटॉन के। मीन्स जितने प्रोटॉन्स थे, जैसे 2 प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं, तो उसका जस्ट डबल आया उसका एटॉमिक मास। मीन्स ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि बिल्कुल इक्वल मास रखता है, किसके? प्रोटॉन के इक्वल मास रखता है, लेकिन वो चार्ज नहीं रखता है, वो न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि वो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी एटम के चार्ज को, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मीन्स न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। लेकिन जब बात आई पोजीशन की कि न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्टेंस की जब बात आती है तो वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। मीन्स आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मास होता है टोटल, वो सारा का सारा अपन किसको कंसिडर कर सकते हैं? एटम के न्यूक्लियस को कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एटम हैज़ 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स, 2 exist in the nucleus and third one revolve around the nucleus। तो आपके जो एटम की स्ट्रक्चर है उसमें आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और आपका जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है किसका? आपके एटम का, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अराउंड एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आपके पास आ गए। ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये उसके ऑर्बिट, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो? शेल कह सकते हो, या फिर आप उसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, व्हाटएवर व्हिच यू वांट। ठीक है, तो ये बेसिकली अब स्ट्रक्चर्स आई निकल के बाहर जब तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने करी, कितना मास होता है। चलिए बात करते हैं पहले मास और चार्ज की, किसकी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद इसका मास की बात है कि मास कितना होना चाहिए। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो पहले ही अपन कंसीडर कर सके कि मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है? जस्ट इक्वल टू दी प्रोटॉन। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव मास जो होगा, रिलेटिव मास दैट विल बी इक्वल टू दी हाइड्रोजन, इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, यानी 1 में। कितना होना चाहिए? 1 में होना चाहिए। और एब्सोल्यूट मास की अगर अपन बात करें तो एब्सोल्यूट मास जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं चार्ज पे। तो आपको पहले से ही पता है कि चार्ज तो होता ही नहीं है इसके ऊपर, न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल? उसका रीज़न भी अपन ने बता दिया। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल। या फिर आप क्या कह सकते हैं? डजंट हैव चार्ज।
क्या नहीं शो करता, कोई चार्ज शो नहीं करता है। ठीक है, तो अब तक अपन ने बात करी प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। उसके मासेस की बात कर ली अपन ने, चार्ज की बात कर ली कि मास किसकी वजह से होता है, चार्ज किसकी वजह से होता है। चलिए एक टेबुलेट फॉर्म के अंदर इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं और इनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को देखते हैं कि क्या क्या होती है। देखिए सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद है प्रोटॉन, इसके बाद है न्यूट्रॉन। राइट, अगर अपन बात करें किसकी, सिंबल्स की, देखिए मैं यहाँ पर एक ब्लॉक और बना देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अपन ले रहे हैं सिंबल। सिंबल के लिए इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ई से, स्मॉल ई से। प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट की अगर अपन बात करें सिंबल के बाद, तो आप ले लीजिए इनके चार्जेस। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और इट इज न्यूट्रल या नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो वो आएगा रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, और ये भी इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। फोर्थ पॉइंट, एब्सोल्यूट मास। ठीक है, एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा, ये इरेज कर देती हूँ मैं। एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसीलिए तो इसको क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। और इनका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका भी सिमिलर है। राइट, लास्ट, चार्ज में कितना चार्ज होता है भाई, पहले से पता है आपका एब्सोल्यूट चार्ज कितना होना चाहिए। वैसे तो अपन यूनिट में ले लेते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव, 1 यूनिट पॉजिटिव। जैसे इसका 1 यूनिट नेगेटिव आ जाएगा, इसका 1 यूनिट पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर कोई चार्ज है ही तो है ही नहीं, नो चार्ज रहेगा। या फिर एब्सोल्यूट चार्ज अगर देखें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और इस पर कोई चार्ज है नहीं। तो इस तरीके से आप टैबलेट फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो डिफरेंसेस को, 3 एटॉमिक पार्टिकल्स के डिफरेंसेस को। ठीक है, एक डिफरेंस डिस्कवरर्स का भी आप ले सकते हो, ले सकते हो ना टैबलेट फॉर्म के अंदर। डिस्कवरर, डिस्कवरर में क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन, और प्रोटॉन ई गोल्डस्टिन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो
कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, डिस्कवरर ने। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन ई गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली। एटॉमिक नंबर हम जब कंसिडर करते हैं तो एटॉमिक नंबर हम इक्वल टू द प्रोटॉन कंसिडर करते हैं। किस एलिमेंट में, किस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, उतने ही एटॉमिक नंबर कंसिडर कर लिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना कंसिडर किया जाता है? 1 कंसिडर किया जाता है। और अगर किसी एटम के पास 6 हैं प्रोटॉन्स, जैसे कि कार्बन के पास, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज अ अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज विच एग्जिस्ट इन एन एटम। ठीक है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर को? देखिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इन एन एटम। ठीक है, हाँ अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल भी माना जा सकता है। लेकिन आपके पास कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, जो कि अपन पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, दैट इज कैटायन एंड एनायन, तो वो जो आयंस बनते हैं, कैटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, वो किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू द गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा होता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गेन कर रहा होता है तो वो नेगेटिव आयन देता है और उसको अपन एनायन बोल देते हैं। अगर वो लूज कर रहा होता है तो फिर उसको अपन पॉजिटिव आयन बोलते हैं या फिर उसको कैटायन बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई एटम है और उसका एटॉमिक नंबर आपको कंसिडर करना है, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन and also may be equal to the number of electron, but condition is if atom is neutral, electrically neutral हो। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो कि it is also equal to the number of electrons, but इसमें लिखना क्या पड़ेगा आपको? if atom is electrically neutral, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन अप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाली, कि वो दोनों इक्वल हो सकते हैं एटॉमिक नंबर के। लेकिन अगर वो आयनिक फॉर्म में है देन दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई। ठीक है, उस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं कर सकते आप। देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z,
एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है दैट इज Z, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, Z विल बी इक्वल टू दी प्रोटॉन, प्रोटॉन के इक्वल होगा, ऑल्सो मे बी इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन्स, बट कंडीशन इज अप्लाइड इफ एटम इज न्यूट्रल। एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल ही होना चाहिए, तभी जाकर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर आयनिक है तो उस कंडीशन में आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो अभी चलेंगे अपन उस पर भी। देखिए एग्जाम्पल अगर देखें अपन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका Z भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 8। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का भी अगर प्रोटॉन नंबर आपको पता है तो आप उसके एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर सकते हैं कि उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन कभी भी आयन का फॉर्मेशन अगर कभी भी होता है किसी भी एटम का, तो प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो चेंजिंग आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन्स में आती है, क्योंकि आयन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में या ड्यूरिंग द आयन फॉर्मेशन आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो कभी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। तो किस तरीके से आयन फॉर्मेशन होता है ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं कि कैटायन फॉर्मेशन कैसे होता है, एनायन फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन वो कैसे डिफर करते हैं वो थोड़ा आप देखिएगा पहले कि किस तरह से डिफरेंस आएगा। कैटायनिक फॉर्म आ गई तो क्यों वो एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो पाएगा, और एनायनिक फॉर्म आ गई तो भी वो एटॉमिक नंबर के इक्वल क्यों नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर। तो वो आप कंसिडर करिए, पहले थोड़ा निकाल के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन उस पॉइंट को भी लेंगे और साथ में अपन देखेंगे मास नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा रीड करिए, जितने भी वीडियोस आपके आ चुके हैं उनको थोड़ा कंसिडर करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर के, फिर आपका केमिस्ट्री कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी बिग पॉइंट कि आपका केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिन्होंने अभी कंसिडर ही नहीं करा है कि ठीक है चल रहा है चलने दो, जब स्कूल रीओपन होंगी तब देखेंगे। लेकिन जिन्होंने साथ साथ में कंप्लीट कर लिया है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन्होंने नहीं कंसिडर किया है अभी तक भी, तो प्लीज़ अब तो शुरू हो जाइए या फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी वर्क भेजा जाता है वो उसे करिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनका रेगुलरली और बहुत इंटेंसिव तरीके से वर्क आता रहता है। जैसे ही भेजा जाता है उसी दिन या फिर अप्रॉक्स अगले दिन आ जाता है, लेकिन सब बच्चों का नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ डू इट फास्ट, क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।